सिर्फ 48 घंटे में अमित शाह ने बंगाल चुनाव का पूरा ट्रेलर दिखा दिया है। बीरभूम की सड़क पर जो सैलाब उतरा उसने कोलकाता तक मैसेज भेजा। कई बार बांग्ला पार्ले सामला मतलब इस बार बांग्ला में बीजेपी को कोई नहीं रोक सकता। ये नारा हर एक कार्यकर्ता की जुबान पर चढ़ चुका है। टीएमसी का एक झंडा उठाने वाले लोग अब बीजेपी का झंडा लहराने पर उतर आए हैं। देखिए कैसे सिर्फ एक साल में बंगाल में माहौल बदल चुका है। के मैदान में आ जाओ, इस बार बारी कमल की है। ये जय जयकार भारत माता की, ये ललकार बंगाल की जनता तय कर बैठी है। दीदी चुनाव के मैदान में आ जाओ, इस बार बारी कमल की है। ये भीड़ की पुकार सुनकर बरबसी कोलकाता के तख्त पर बैठी दीदी की बेचैनी बढ़ गई होगी। दीदी का आउट और मोदी का इन। भीड़ का मोहल्ला देख के सोच रहा हूँ 272 से ऊपर हो सकता है। 200 से ऊपर आराम से बीजेपी को मिलेगा अगली विधानसभा में। अभी कल्पना नहीं कर सका था रविन्द्रनाथ ठाकुर के अंदर बीजेपी का जिसका कुछ नहीं था, आज इतना आदमी आया। इसमें ममता दी तो जरूर समझ लेगा जो वेस्ट बंगाल से और कुछ नहीं है उसका। इन हुंकारों से ममता के किले की नींव हिलने लगी होगी। सड़क का कोई कोना खाली नहीं बचा था। जहां तक नजर जा रही थी सिर्फ इंसानों की भीड़ ही दिख रही थी। दावा किया जाने लगा कि जनता का इतना विहंगम समागम बोलपुर की धरती पर इससे पहले कभी नहीं देखा। ऐसा रोड शो जीवन में पहला बार देख रहा हूँ। मोदी जी का जो लहर चल रहा है वो लहर कामयाब रहेगा। दीदी तो गई तो जरूर होगा, जरूर बदलाव अन्याय अपोजिशन से बदलाव होगा, जरूर होना चाहिए। एक अत्याचारी सरकार से बदलाव होना जरूर चाहिए। आज तक ऐसा फील्ड नहीं देखा बोलपुर शहर में। आज पूरा शहर अवरुद्ध हो गया। 1 से 2 लाख लोग पूरा रोड जैम कर चुका है। 100 से ज्यादा बस आ नहीं सका। अमित शाह को बहुत पास में देखे, बहुत अच्छा लगा है और 2021 में बीजेपी आएगा और दीदी फिनिश हो जाएगा। जगह थी बीरभूम का बोलपुर, रविंद्रनाथ टैगोर की भूमि, देश में सांस्कृतिक चेतना का ज्वार जगाने वाली भूमि, यानी अमित शाह के मिशन बंगाल का अहम पड़ाव। और यहीं से शुरू हुआ बीजेपी के मिशन बंगाल का दूसरा चैप्टर। अमित शाह मिदनापुर में थे और उन्होंने अपने बंग विजय अभियान का दूसरा पड़ाव चुना बीरभूम को, यानी यहाँ। ये दोनों हिस्से बंगाल के 2 अलग अलग छोर हैं। अमित शाह के मन में क्या चल रहा था, अपने 2 दिनों के कैंप में बंगाल के 2 अलग अलग दिशाओं को उन्होंने क्यों चुना, ये समझने के लिए बीरभूम में अमित शाह ने क्या क्या किया उसे बहुत नजदीक से देखना होगा। बोलपुर को रविंद्रनाथ टैगोर की वजह से पश्चिम बंगाल की सांस्कृतिक राजधानी माना जाता है। सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर को नमन करने पहुंचे अमित शाह। शांति निकेतन पहुंचने के बाद गुरुदेव की निशानियां देखी, फिर गुरुकुल में लोक नृत्य देखा और इसके बाद अमित शाह बाउल लोक गायक वासुदेव दास के घर पहुंचे। रविंद्रनाथ टैगोर पश्चिम बंगाल में एक इमोशन की तरह बसते हैं। शांति निकेतन में उनका दिया गया बाउल संगीत बीरभूम के जर्रे जर्रे में बसता है।
एकला चलो रे एक बाउल गीत ही था जिसे आज भी पश्चिम बंगाल का बच्चा बच्चा गाता है और पूरी दुनिया में से सुना और सुनाया जाता है। वसुदेव दास शांति निकेतन में बाउल टीचर रह चुके हैं। बीरभूम वर्धमान अनुमंडल के 4 जिलों में से एक है। ये पूरा आदिवासी इलाका है जिसमें बाउल संगीत और वसुदेव दास दोनों की काफी लोकप्रियता है। इस इलाके में 54 विधानसभा सीटें हैं और बीरभूम से मिला मैसेज इन 54 सीटों को प्रभावित करने वाला था। बंगाल की जनता परिवर्तन करना चाहती है। ये परिवर्तन कोई एक व्यक्ति मुख्यमंत्री बदलने का परिवर्तन नहीं है। तृणमूल कांग्रेस की सरकार की जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने की कवायद नहीं है। ये परिवर्तन जो होने जा रहा है बंगाल में, ये बंगाल के विकास के लिए परिवर्तन है। बंगाल को आगे बढ़ाना। ये जो परिवर्तन है वो परिवर्तन बांग्लादेश से जो घुसपैठ होती है वो घुसपैठ को रुकने के लिए ये परिवर्तन है। हो गया क्या? वो परिवर्तन राजनीतिक हिंसा को समाप्त करने के लिए परिवर्तन है। ये जो परिवर्तन है, ये परिवर्तन, ये जो टोल टैक्स लिया जाता है उसको करने के लिए, तोलाबाजी बंद करने के लिए परिवर्तन है। और ये परिवर्तन है भतीजे की दादागिरी समाप्त करने। बीरभूम तृणमूल कांग्रेस का गढ़ है। 2019 में जब टीएमसी के किले में बीजेपी ने सेंधमारी की थी तब भी इस इलाके में तृणमूल को कोई फर्क नहीं पड़ा। यहाँ की दोनों लोकसभा इलाकों में ममता का परचम लहराया। इस इलाके में 11 विधानसभा सीटें भी हैं। 2016 के विधानसभा चुनाव में इनमें से 9 सीटें टीएमसी के खाते में गई, जबकि बाकी की 2 सीटों पर लेफ्ट पार्टियों का कब्जा रहा। जिस बोलपुर में अमित शाह रैली और रोड शो कर रहे थे वहां तो टीएमसी को 1,06,000 से ज्यादा वोट मिले, जबकि बीजेपी को सिर्फ 19,000 वोट मिले थे। ये अमित शाह का स्टाइल है। ममता दीदी को उन्हीं की भाषा में जवाब दे रही है बीजेपी। ममता दीदी स्ट्रीट फाइटर हैं, जुझारू लीडर की तरह लड़ती हैं। अमित शाह भी अब बूथ बूथ और गली गली की रणनीति तैयार कर रहे हैं। इसलिए पहले मिदनापुर में शुभेंदु अधिकारी को बीजेपी में शामिल करवाया और उसके बाद अगला टारगेट बीरभूम को बनाया। ममता पहले लोकल लेवल पर किसी नेता के साथ जुड़ती हैं और फिर उस इलाके में पैठ पढ़ा लेती थी। अब अमित शाह की ये पॉलिसी बन गई है। ममता बनर्जी की रणनीति प्रशांत किशोर बना रहे हैं, बीजेपी की रणनीति खुद अमित शाह बना रहे हैं। दीदी बीजेपी का नाम लेकर बंगाल के लोगों को डरा रही है। वो बता रही है कि बीजेपी आई तो एनआरसी लागू कर देगी, जबकि अमित शाह दीदी के भतीजावाद, भ्रष्टाचार और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर निशाना बना रहे हैं। दीदी अपने भतीजे के लिए फील्डिंग कर रही हैं, जबकि अमित शाह कार्यकर्ताओं को बार बार बता रहे हैं कि बंगाल का सीएम भूमिपुत्र ही बनेगा। टोलबाजी करने में नंबर 1 है, भ्रष्टाचार में नंबर 1 है, परिवारवाद चलाने में नंबर 1 है, हिंसा करने में नंबर 1 है, बम धमाकों में नंबर 1 है, कार्यकर्ताओं की हत्या कराने में नंबर 1 है। जो बंगाल कभी नंबर 1 पर दिखाई पड़ता था, आज कहीं पर भी 20 के ऊपर नहीं दिखाई पड़ता है। एक हफ्ते के भीतर बीजेपी के दूसरे सबसे बड़े अधिकारी अगर बंगाल पहुंचे तो इसके पीछे बहुत बड़ा मैसेज था। अमित शाह की बंगाल पॉलिसी समझनी पड़ेगी और इसके लिए बीजेपी की पूरी फील्डिंग देखिए। नवंबर 2020 में बीजेपी ने पहले पूरे बंगाल को 5 जोन में बांटा। 11 लोगों की कोर टीम बनाई गई जिसमें सारे केंद्रीय नेताओं और मंत्रियों को शामिल किया गया। विधानसभा क्षेत्र का मूड और समीकरण जानकर उम्मीदवारों की एक बेसिक लिस्ट तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई। इस टीम में महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, दुष्यंत गौतम, पार्टी के सचिव सुनील देवधर, विनोद सोनकर, हरीश द्विवेदी, विनोद तावड़े, अरविंद मेनन, आईटी और सोशल मीडिया सेल के प्रमुख अमित मालवीय को शामिल किया गया। एग्रेसिव प्रचार की रणनीति अपनाई गई। यही बार बांग्ला पार्ले सामला का नारा दिया गया, जिसका मतलब था कि अब बंगाल की बारी है, रोक सको तो रोक लो। दिसंबर 2020 में सबसे पहले जेपी नड्डा बंगाल में पहुंचे। इसके बाद बीजेपी ने 7 केंद्रीय मंत्रियों की टीम उतार दी और सारे केंद्रीय मंत्रियों को 6-6 लोकसभा की जिम्मेदारी दे दी, जिससे बीजेपी के कार्यकर्ताओं का मनोबल भी बढ़ा रहे और केंद्रीय मंत्रियों के आने से सुरक्षा में कोई कमी ना रह पाए। इतनी मेहनत और रणनीति के बाद ये भीड़ जुटाई गई थी। आजादी के बाद 30
छूने के बाद अब बारी थी डायरेक्ट अटैक की। बायोकेमिस्ट्री में मास्टरी करने वाले अमित शाह आज ममता राज की पूरी बायोकेमिस्ट्री निकाल कर ले आए थे। बंगाल में कितना औद्योगिक विकास हुआ, बंगाल दीदी के दौर में कैसे अर्श से फर्श पर धड़ाम से आ गिरा, अमित शाह एक एक फैक्ट बता रहे थे और आरोप लगा रहे थे कि दीदी दोबारा आई तो बंगाल बर्बाद हो जाएगा। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में बंगाल का योगदान 30% था। आज जो गिरते गिरते 3.5% रह गया है। रोजगारी का सवाल है, सेटिस्फेक्शन रेशियो 27% था पहले 1960 में, आज वो 4% पर पहुंच गया। प्रति व्यक्ति आय 1960 में महाराष्ट्र की प्रति व्यक्ति आय से 105% ज्यादा थी, लगभग 2 गुना थी बंगाल की, और आज महाराष्ट्र से आधी भी नहीं रह गई। बंगाल भारत के सबसे अमीर राज्यों के में शुमार हुआ करता था, 1 नंबर या 2 नंबर या 3 नंबर। आज वो बहुत नीचे गिरता हुआ दिखाई पड़ता है। बंदरगाहों पर की आवाजाही 42% बंगाल में होती थी, आज देश की आवाजाही के लगभग 10% तक बंगाल रह गया है। 1950 के दशक में देश की फार्मा इंडस्ट्री में लगभग 70% फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन बंगाल में होता था, जो आज गिरकर 7% रह गया है। बंगाल का जूट उद्योग बहुत महत्वपूर्ण था, जो रोजगारी भी देता था, किसानों को भी संबल प्रदान करता था। जूट उद्योग भी आज बहुत सारी जूट मिलें बंद है। मैं पूछना चाहता हूं ममता दीदी और कम्युनिस्ट पार्टी को, कौन जिम्मेदार है इसके? कल तक इसी बंगाल में जय श्री राम का नारा सुनकर दीदी गुस्से से भर जाती थी। आज दीदी के गढ़ में हजारों कंठ यही नारा गा रहे थे और सुनने के सिवाय कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था। अमित शाह को बाहरी कहने वालों को जवाब मिला। ममता दीदी जब कांग्रेस में थी और इंदिरा जी यहां आती थी तो क्या कहती थी? वो बंगाल की अंदरूनी राजनीति में आंतरिक दखल थी क्या? जब वो कांग्रेस में थी और प्रणव दा आते थे या नरसिम्हा राव आते थे तो वो क्या कहती थी? बड़े मंच पर आपको स्वपन दा, राहुल जी, दिलीप घोष, समीक दा कोई नहीं दिखाई पड़ता है। मैं बंगाल की जनता को कहना चाहता हूं, ये भ्रांति फैलाने का प्रयास है। ममता दीदी, आपको हराने के लिए किसी को दिल्ली से आने की जरूरत नहीं है। आपके सामने भी बंगाल का धरती पुत्र खड़ा रहेगा, आपके सामने ही भी बंगाल का ही आदमी लड़ेगा और आने वाला मुख्यमंत्री भी बंगाल की मिट्टी का ही मुख्यमंत्री हम बंगाल को देने जा रहे हैं। बंगाल में इन दिनों नया रोजगार पैदा हुआ है, मारो मारो काटो काटो का रोजगार। हिंसा, आगजनी, तोड़फोड़ बंगाल की पहचान बनती जा रही है। 2019 के लोकसभा चुनाव से लेकर अब तक बीजेपी के 300 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया गया। जिस वीरभूमि में अमित शाह रोड शो कर रहे थे, उन सड़कों पर 2014 से पहले सिर्फ एक पार्टी रैली निकालती थी, लेफ्ट। तब टीएमसी के कार्यकर्ता मारे जाते थे, लेकिन 2014 के बाद से तस्वीर बदल गई। उसके बाद टीएमसी के कार्यकर्ताओं का दौर शुरू हुआ और बीजेपी के कार्यकर्ता चुन चुन कर मारे जाने लगे। पर अमित शाह इस भीड़ में भरोसा भर रहे थे कि अमन और शांति के शहर का मुकद्दर बदल चुका है, तस्वीर भी जल्द बदल जाएगी। कि भारत के सबसे बड़े दल भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पर यह हमला केवल भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पर हमला नहीं है, बंगाल के अंदर लोकतंत्र की जो व्यवस्था है उस पर हमला है। तृणमूल कांग्रेस के सभी नेताओं को बताना चाहता हूं कि आप एक गलत फहमी में मत रहिए कि इस प्रकार के हमले से भारतीय जनता पार्टी की गति रुकेगी, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रुकेगा और भारतीय जनता पार्टी अपने कदम पीछे ले लेगी। जितना इस प्रकार की हिंसा का वातावरण बनाएंगे, भारतीय जनता पार्टी और मजबूती के साथ बंगाल के अंदर अपने आप को मजबूत करने के लिए परिश्रम करेगी। सड़क, घर, छत, धरती, आकाश, मतलब भगवा का ऐसा सैलाब आया था कि पश्चिम बंगाल में विरले ही इससे पहले दिखा। सोनार बांग्ला के सपने में रंग भरे जा रहे थे बीरभूम जैसे पिछड़े इलाके से, जहां तकरीबन 29% पिछड़ जातियां हैं और 7% आदिवासी, और ये 36% वोट जिस ओर झुक गया, समझो सत्ता उसकी। जीडीपी के अंदर लगभग 1/3 हिस्सा
बंगाल का हुआ होता, और आज वो घटकर नीचे 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 चला गया है। लगभग 3 दशक के कम्युनिस्ट शासन और 1 दशक के तृणमूल कांग्रेस के शासन के अंदर ये ग्राफ नीचे गिरता गया है। बंगाल को आगे ले जाना है तो मोदी जी का पूर्व उदय का जो मिशन है, पूर्व को देश के ईस्टर्न हिस्से को वो जो ग्रोथ इंजन बनाना चाहते हैं, इसी के साथ ही बंगाल की जनता हमारा सहयोग दे, ये मैं विनती करने आया हूं। बीजेपी के कार्यकर्ता के घाव पर अमित शाह ने मरहम लगाया। तस्वीरें तो याद होंगी आपको, जब जेपी नड्डा के काफिले पर पत्थरबाजी हुई और एक कार्यकर्ता की जान चली गई। ममता सरकार के लॉ एंड ऑर्डर, करप्शन, जेपी नड्डा के काफिले पर हमला, चुन चुनकर अमित शाह अटैक कर रहे थे। भ्रष्टाचार भी चरम सीमा पर है। साइक्लोन के राहत का जो पैसा देना होता है, भारत सरकार जो भेजती है, उसमें भी सत्ताधारी दल ने अपने कार्यकर्ताओं का उपयोग कर कर बेफाम भ्रष्टाचार किया। मोदी जी ने गरीबों के लिए खाना भेजा कोरोना के काल में 9 महीने तक, उसके पूरे की पूरी बोरियां गायब हो गई। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टरों के लिए लगभग 39% स्थान खाली है। स्पेशलिटी और सर्जन के लगभग 87% स्थान खाली है, 87% स्थान खाली है। और सड़क निर्माण की मैं बात करना नहीं चाहता, बात बहुत लंबी हो जाएगी, मगर उसमें भी अच्छा खासा डिटोरिएशन है। शहरी विकास में जो हमने ग्रांट भेजी है उसका भी खर्चा नहीं हो पा रहा है। शिक्षा के अंदर 90% प्राथमिक स्कूलों में डेस्क नहीं है। लगभग 30% से ज्यादा स्कूलों में पर्याप्त क्लासरूम नहीं है। एक वक्त था जब बंगाल में बीजेपी का नाम लेने वाला कोई नहीं था। पिछले विधानसभा चुनाव में मुश्किल से 16 सीटें मिली थी, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद अगर बीजेपी को लगता है कि 2/3 बहुमत से वो सरकार बना सकती है, तो इसके पीछे अमित शाह की प्लानिंग और उनकी मेहनत ही है।